शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 2। कथावाचक निधि सहगल। 3 महीने के बाद कलकत्ता के एक मकान में एक दिन सवेरे नींद टूटने पर सतीश ने करवटें बदलते हुए अचानक ये निश्चय कर लिया कि आज स्कूल न जाऊंगा। वह होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ रहा था। गैर हाजिर रहने की इस प्रतिज्ञा ने उसके तन में अमृत की वर्षा कर दी और दम भर में उसने अपने विकल मन को सबल बना डाला। वह प्रसन्नचित्त बैठ गया और तंबाकू के लिए चीख पुकार करने लगा। सावित्री कमरे में आकर पास ही फर्श पर बैठ गई। हंसते हुए उसने पूछा, नींद खुल गई बाबू? सावित्री इस बासा की नौकरानी और गृहिणी दोनों है। चोरी नहीं करती थी, इसलिए खर्च के रुपए पैसे सब उसी के पास रहते थे। एक हरा बदन, अत्यंत सुंदर गठन, उम्र 21-22 की होगी, लेकिन चेहरा देखने से और भी कम उम्र की मालूम होती थी। सावित्री सफेद वस्त्र पहनती थी और दोनों होंठ पान और तंबाकू के रस से दिन रात लाल बनाए रहती थी। वह हंसकर बातचीत करना तो जानती ही थी, उस हंसी का मूल्य भी ठीक उसी तरह समझती थी। गृह सुख से वंचित डेरे के सभी लोगों पर उसके मन में आंतरिक स्नेह ममता थी। फिर भी कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहती कि आदर ना करने की दशा में आप लोग मुझे रखेंगे क्यों बाबू? इसके अलावा घर जाकर स्त्रियों से निंदा कर कर कहेंगे, डेरे पर ऐसी नौकरानी है जो भर पेट दोनों वक्त खाने को भी नहीं देती। उस अपयश की उपेक्षा थोड़ी सी मेहनत अच्छी है, ये कहकर वह हंसती हुई अपने काम को चली जाती थी। डेरे में एक सतीश ही ऐसा था जो उसका नाम लेकर पुकारता था। जब तब उसके साथ हंसी मजाक करता था और कभी इनाम भी दे देता था। उसका भी सतीश पर स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। सारा दिन सभी काम काजों में व्यस्त रहने पर भी इसलिए सदा एक आंख और एक कान सुगठित सुंदर युवक की तरफ लगाए रहती थी। बासा के सभी लोग इस बात को जानते थे और कोई कोई कौतुक के साथ इसका इशारा करने से भी बाज नहीं आते थे। सावित्री जवाब न देकर मुस्कुराती हुई काम पर चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद खुल गई। इतना कहकर तकिए के नीचे से उसने 1 रुपया निकालकर उसके सामने फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, सवेरे फिर क्या ले आने की जरूरत हो गई? सतीश ने कहा, संदेश, लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी तुम रख लो, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने नाराज होकर रुपए को बिछौने पर फेंक कर कहा, रख लीजिए अपने रुपए को, मेरा बाबू संदेश नहीं खाता। रुपए को फिर फेंककर अनुरोध के स्वर में सतीश ने कहा, मेरे सिर की सौगंध सावित्री, इस रुपए को तुम किसी प्रकार भी वापस न कर सकोगी। मैंने सचमुच ही तुम्हारे बाबू को संदेश खाने के लिए दिया है। सावित्री ने मुंह उदास बनाकर कहा, जब तक आप स्त्रियों की तरह सिर की सौगंध दिलाते रहते हैं, ये बड़ा अन्याय है। बाबू बाबू नहीं है मेरे बाबू आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा दे दो रुपया, लेकिन बताओ मेरे सिवा अगर और कोई बाबू हो तो मैं उसका सिर खाऊं? सावित्री हंसकर बोली, मेरा बाबू क्या आपका सौत है जो सिर खा रहे हैं? सतीश ने कहा, मैं उनका सिर खा रहा हूं या वे ही मेरा सिर खा रहे हैं, बल्कि मैं तो उनको संदेश खिला रहा हूं। सावित्री ने अपनी हंसी को रोककर कहा, नौकर नौकरानियों के साथ इस तरह बातचीत करने से छोटे आदमियों को प्रश्रय मिल जाता है, फिर वे मुंह लग जाते हैं। जरा समझ बूझ कर बातें करनी होती है बाबू, नहीं तो लोग निंदा करते हैं। ये कहकर रुपया उठा लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आई, बोली, इस समय क्या बनेगा? भोजन संबंधी सभी बातों में सतीश एक गुणवान आदमी है, इसका परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। इसी के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक बार आ जाती थी और सतीश की आज्ञा लेकर चली जाती थी।
और खुद ही खड़ी रहकर महाराज से सभी कामों को खूब अच्छी तरह पूरा करा लेती थी। इसी समय नौकर तंबाकू दे गया था। सतीश फिर एक बार करवट लेकर बोला, जो मन हो वही बनवाओ। सावित्री बोली, क्रोध भी है, देखती हूं। दीवाल की तरफ मुंह फेरकर तंबाकू खींचते हुए सतीश बोला, पुरुष ही ठहरा, क्रोध क्यों नहीं रहेगा? आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा। सावित्री बोली, शायद और कहीं ठिकाना लग गया है, किंतु कुछ भी हो सतीश बाबू, स्कूल आपको जाना पड़ेगा, ये कह देती हूँ। इतने थोड़े समय के बीच ही नियमित रूप से स्कूल जाने की बात फिर सतीश को भार सा बनकर दबाता जा रहा था और तरह तरह के बहाने, तरह तरह के कारण निकालकर उसने अनुपस्थित होना शुरू कर दिया था। आज उस बहानेबाजी की पुनरावृत्ति का सूत्रपात होते ही वह समझ गई। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और बनावटी क्रोध के स्वर में बोला, शुभ कार्य के शुरू में ही टोको मत। सावित्री ने कहा, ये तो आप कहेंगे ही, लेकिन एंट्रेंस पास करने में 24 साल बीत गए, ये डॉक्टरी पास करने में 64 साल बीत जाएंगे। सतीश ने क्रोध भाव से कहा, झूठी बात मत कहो सावित्री, मैंने एंट्रेंस पास नहीं किया। सावित्री हंसने लगी, बोली, इसको भी पास नहीं किया? सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ईर्ष्यालु मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। सावित्री कपड़े से मुंह को दबाकर हंसती हुई बोली, तो क्या इसकी भी वही हालत होगी? किसकी? इस डॉक्टरी की? सतीश ने कहा, अच्छा सावित्री, गधों की तरह जितने लोग हैं वे परीक्षा पास करके क्या करते हैं, तुम बता सकती हो? सावित्री हंसी के वेग को दबाकर बोली, गधों की तरह, लेकिन गधे हैं नहीं। जो लोग वास्तव में गधे हैं वे पास ही नहीं कर सकते। सतीश ने दरवाजे के बाहर झांककर एक बार देख लिया, फिर स्थिर भाव से बैठ गया और गंभीर होकर बोला, अगर कोई सुन लेगा तो वह सचमुच ही निंदा करेगा। मेरे मुंह पर ही मुझे गधा कह रही हो, इसकी सफाई नहीं दी जा सकती। हाय रे, कर्मों के दोष से आज सावित्री घर की सेविका है, इसी कारण वह इस आघात को सहकर बोली, ठीक ही तो है। ये कहकर वह चली गई। सतीश फिर आलसी की भांति बिछोने पर लेट गया। उसके मन में कर्म विहीन समूचे दिन का जो चित्र उज्जवल होकर उठ रहा था, सावित्री की बातों की चोट से उसका अधिकांश मलिन हो गया और मन की जिस व्यथा को लेकर सावित्री स्वयं चली गई, वह भी उसकी छुट्टी के आनंद को बढ़ाकर नहीं गया। यद्यपि वह मन ही मन समझ गया आज फिर नागा करने से लाभ नहीं होगा, तो भी कुछ ना करने का लोभ भी वह छोड़ ना सकने पर आलस से भरे विरक्त चेहरे से बिछोने पर ही लेटा रहा। लेकिन ठीक समय पर स्नान के लिए तकाजा आ पड़ा। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है? आज मैं बाहर जाऊंगा नहीं। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, ये नहीं हो सकता, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। जाइए, स्नान करके भोजन कीजिए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा संरक्षक नियुक्त किया गया है जो तंग कर रही हो? आज मैं पादमेकम न गच्छामि। सावित्री तनिक हंसकर बोली, नहीं जाना है तो स्नान तो कर लीजिए। आपके आलस्य से नौकर नौकरानियों को दुख होता है, इसे क्या आप नहीं देखते? सतीश ने कहा, ये कैसे नौकर नौकरानियां हैं जो 9 बजते ना बजते ही दुख पाने लगते हैं? अब इस डेरे को ही बदल देना पड़ेगा, अन्यथा ये शरीर ठीक नहीं रहेगा। सावित्री ने हंसकर कहा, तब तो मुझे ही बदल देना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वह बात को दबाकर बोल उठी, तब तक आपको इसी डेरे का नियम मानकर चलना पड़ेगा, स्कूल में भी जाना पड़ेगा। उठिए, दिन चढ़ता जा रहा है। इतना कहकर सतीश की धोती और अंगोछा स्नान घर में रख आने के लिए चल पड़ी। सतीश नियमित संध्या वंदन किया करता था। आज वह स्नान करके आया और पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार आकर देख गई और दरवाजे के बाहर से पुकारती हुई बोली,
अब देर क्यों, परोसा हुआ भात ठंडा होकर पानी हो रहा है, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। 2 कौर खाकर हम लोगों को जरा रिहाई तो दे दीजिए। सतीश और भी 5 मिनट चुपचाप बैठा रहा, फिर खड़ा होकर बोला, संध्या पूजा के समय गड़बड़ी मचाने से जानती हो क्या होता है? सावित्री ने कहा, गंगा जली और पंचपात्र सामने रखकर ढोंग रचने से क्या होता है जानते हैं? सतीश ने आंखें फैलाकर कहा, मैं ढोंग रच रहा था? कदापि नहीं। सावित्री कुछ कहने जा रही थी, फिर रुक गई। उसके बाद बोली, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको भी तो किसी दिन इतनी देर नहीं होती थी। जाइए, भात परोस दिया गया है। ये कहकर चल दी। आज जाड़े के मधुर माध्याह्न में डेरा निर्जन और निस्तब्ध था। इस डेरे में रहने वाले सभी नौकरी करते हैं। वे लोग दफ्तर गए हैं, रसोईया घूमने गया है, बिहारी बाजार से सौदा लेने गया है। सावित्री की भी कोई आहट आवाज नहीं सुनाई पड़ती। सतीश ने अपने कमरे में पहले दिवा निद्रा की मिथ्या चेष्टा की, फिर उठकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। सिरहाने की खिड़की बंद थी। उसको खोलकर सामने की खुली छत की तरफ देखते ही इसी क्षण उसने उसको बंद कर लिया। छत के एक छोर पर बैठकर सावित्री अपने बाल सुखा रही थी और झुककर कोई पुस्तक देख रही थी। खिड़की खोलने बंद करने की आवाज से उसने चौंक कर माथे पर आंचल डालकर खड़ी होकर देखा। खिड़की बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में प्रवेश कर कहा, बाबू, आप मुझे बुला रहे थे? सतीश ने कहा, नहीं बुलाया। आपके लिए पान और जल ले आऊं? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ले आओ। सावित्री ने पान और जल लाकर बिछौने पर रख दिया और फर्श पर बैठते हुए कहा, जाऊं, आपके लिए तंबाकू लाऊं? सतीश ने पूछा, बिहारी कहाँ है? बाजार गया है, कहकर सावित्री चली गई और थोड़ी देर बाद तंबाकू भरकर ले आई। बोली, आज झूठ मूठ आपने नागा कर दिया। सतीश ने कहा, यही सत्य है। मेरा स्वभाव कुछ स्वतंत्र है, इसलिए बीच बीच में ऐसा ना करने से बीमारी पकड़ लेती है। इसके सिवा मैं विधिवत डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता। इधर उधर की कुछ बातें सीखकर अपने गांव के मकान पर एक बिना पैसे वाला मुफ्त दवाखाना खोल दूंगा। चिकित्सा के अभाव से देश गांव के गरीब दुखी हैजे की बीमारी से उजड़ते जाते हैं। उन लोगों की चिकित्सा करना ही मेरा उद्देश्य है। सावित्री ने कहा, बिना पैसे की चिकित्सा में शायद अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे डॉक्टर केवल बड़े आदमियों के लिए होते हैं और गरीबों के लिए गंवार। लेकिन ऐसा भी होगा कैसे? आपके चले जाने से विपिन बाबू भारी कठिनाई में पड़ जाएंगे। विपिन बाबू का जिक्र होने से सतीश लज्जित होकर बोला, मेरे जैसे मित्र उनको बहुत मिल जाएंगे। इसके अलावा अब मैं वहां जाता भी नहीं। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, जाते नहीं हैं? तो फिर उनको गाना बजाना सिखाता कौन है? सतीश ने चिढ़कर कहा, गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूँ? सावित्री बोली, क्या मालूम बाबू, लोग यही कहते हैं। कोई नहीं कहता, ये तुम्हारी मनगढ़ंत बात है। आपको विपिन बाबू का मुसाहिब कहते हैं, ये भी क्या मेरी मनगढ़ंत बात है? ये बात सुनकर सतीश आपे के बाहर हो उठा। विपिन के साथ घनिष्ठ संबंध का बाहर के लोगों की चर्चा का विषय होने पर उसका फल साधारणता क्या होता है, इसकी जानकारी उसको थी। कलकत्ता वासी विपिन की सांसारिक अवस्था और उसके आमोद प्रमोद की अपर्याप्त साज सर अंजाम के बीच प्रवासी सतीश का स्थान लोगों की दृष्टि से नीचे ही उतर आएगा। सतीश के दिल का ये संदेह सावित्री की तीक्ष्ण प्रहार से बिल्कुल ही उग्र मूर्त धारण करके बाहर निकल आया। वह दोनों नेत्रों को सतेज बनाकर गरज उठा, मैं मुसाहिब हूं? कौन कहता है, बताओ तो। मन ही मन मुस्कुराकर सावित्री बोली, किसका नाम बताऊं? जाऊं राखाल बाबू का बिछौना धूप में डालाऊं।
बिछौना छोड़ो, नाम बताओ। कुमुदनी, सावित्री ने हंसकर कहा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, उसको तुम किस तरह जान गई? सावित्री बोली, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुला भेजा था। तुमको साहस तो कम नहीं है, तुमने क्या कहा? अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं है। सोच रही हूं वेतन ज्यादा है, काम कम है, इसलिए लोभ हो रहा है। सतीश की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उसने कहा, यह है विपिन की करतूत, तुम्हारा नाम वो अक्सर लेता रहता है। सावित्री ने हंसी को दबाकर कहा, लेते हैं? तब तो मालूम पड़ता है मेरे ऊपर दिल लग गया है। सावित्री की ओर क्रूर दृष्टि से देखने के बाद सतीश ने कहा, लगवाता हूं। 100 रुपए जुर्माना देने के बाद से किसी को आज तक पीटा नहीं। अच्छा, तुम जाओ। सावित्री चली गई। राखाल के बिछौने को धूप में डालकर झटपट वापस आकर खिड़की के सुराख से झांक कर उसने देखा, सतीश कुर्ता पहन चुका है और बक्स में से एक बंडल नोट जेब में रख रहा है। सावित्री दोनों चौखटों पर हाथ रखकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, कहाँ जाइएगा? काम है, रास्ता छोड़ दो। क्या काम है, सुनूं तो? सतीश ने नाराज होकर कहा। हटो। सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, भगवान ने आपको किसी गुण से वंचित नहीं रखा है। इसके पहले आप जुर्माना भी दे चुके हैं। सतीश ने आंखें तरेल ली, कुछ बोला नहीं। सावित्री बोली, ये आपका भारी अन्याय है। कहाँ मैं काम करूं, कहाँ ना करूं, ये मेरी इच्छा पर है। आप क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? सतीश बोला, मैं झगड़ा करूं या ना करूं, ये मेरी इच्छा की बात है। तुम क्यों रास्ता रोक रही हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, जरा इंतजार कीजिए, मेरे आने पर जाइएगा। सतीश ज्यों ही लौटकर खटिया पर बैठ गया, त्यों ही सावित्री ने बाहर जाकर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। धीरे धीरे कहती गई, जब तक आप शांत ना होइएगा दरवाजा ना खोलूंगी, नीचे जा रही हूं। ये कहकर वो नीचे चली गई। बाहर ना जा सकने के कारण सतीश अपने कुर्ते को जमीन पर फेंककर चित लेट गया। विपिन के साथ उसका परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ता जाकर यथेष्ट घनिष्ठ हो जाने पर भी इस डेरे में उसका जब तब आना जाना बढ़ता चला जा रहा था। इसे वह अनुभव कर रहा था। सावित्री की बातों से वह कारण बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो उठा। सतीश का मित्र और बड़ा आदमी होने से इस डेरे में उसका बहुत सम्मान था। सतीश की अनुपस्थिति में भी उसके प्रति आदर सत्कार की जिससे त्रुटि न होने पाए, इसका भार सतीश ने सावित्री को सौंप दिया था। इस आदर सत्कार को विपिन बाबू पूरी मात्रा में वसूल करते जा रहे थे। ये खबर डेरे पर लौट आने पर सतीश जब तब पा रहा था। अपने मन की सरल उदारता की तुलना में विपिन की उस भद्दी शुद्धता ने भारी कृतघ्नता की भांति आज उसको बांध दिया और सभी निमंत्रण, आमंत्रण, सौंदर्य, घनिष्ठता एक ही पल में उसके लिए विष के समान बन गए। बाहरी तौर से वह चुपचाप बना रहा, लेकिन मर्मांतक क्रोध पिंजड़े में बंद सिंह पशु की भांति उसके हृदय में इस कोने से उस कोने तक घूमने लगा। 1 घंटे के बाद वापस आने पर सावित्री ने खिड़की के बाहर से धीरे धीरे पूछा, क्रोध शांत हो गया बाबू? सतीश चुप रहा। दरवाजा खोलकर सावित्री कमरे में आकर बोली, अच्छा, ये कैसा अत्याचार है, बताइए ना। सतीश ने किसी तरफ न देखकर पूछा, कैसा अत्याचार? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं, मैं भी अगर कहीं कोई अच्छा काम पाऊं तो उसमें आप नाराज क्यों होते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हारी इच्छा होगी तो जरूर जाओगी। सावित्री ने कहा, फिर मेरे नए मालिक को मारने पीटने की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? सतीश बोला, यदि तुम्हारी चीज को कोई भुलावा देकर ले जाए, तुम क्या करोगी?
लेकिन मैं क्या आपकी चीज हूं? कहकर सावित्री हंस पड़ी। सतीश ने लजाकर कहा, धत, ये बात नहीं है, लेकिन। सावित्री ने कहा, लेकिन की अब जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। सतीश का कुर्ता धरती पर पड़ा था। सावित्री ने उसको उठा लिया और जेब से नोटों का बंडल निकाल लिया। बक्स में चाबी लगी हुई थी। नोटों को अंदर रखकर ताला बंद करके चाबी अपेन रिंग में पहनाते हुए बोली, मेरे ही पास रहेगी, रुपयों की जरूरत पड़ने पर मांग लेना। सतीश ने कहा, अगर तुम चोरी करो तो? सावित्री हंस पड़ी। आंचल में बंधे हुए चाबियों के गुच्छों को पीठ पर फेंक कर बोली, मैं चोरी करूंगी तो आपको कोई चोट ना पहुंचेगी। सतीश सावित्री के चेहरे की तरफ थोड़ी देर तक ताकता रहा। उस क्षण काल की दृष्टि से उसने क्या देख लिया वही जानता है। चौंक कर वो बोल उठा, सावित्री, तुम्हारा घर कहाँ है? बंगाल में। इससे ज्यादा और कुछ ना बताओगी? नहीं। घर कहाँ है भले ही ना बताओ, जाति क्या है ये तो बताओ। सावित्री ने तनिक हंसकर कहा, ये जान लेने से भी क्या लाभ होगा? मेरे हाथ का पकाया भात तो आप खाएंगे ही नहीं। थोड़ी देर तक सोचकर सतीश बोला, संभव नहीं है, लेकिन जोर के साथ बिल्कुल नहीं भी मैं नहीं कह सकता। अपनी चमकीली आंखों को सतीश के चेहरे पर डालकर क्षण भर बाद ही वो हंस पड़ी। बालिका की तरह सिर हिलाकर अपने कंठ में अनिर्वचनीय प्यार घोलकर बोली, नहीं कर नहीं सकते क्यों, बताइए ना। सतीश के सिर पर मानो भूत सवार हो गया। उसकी छाती का रक्त उथल पुथल करने लगा। वो बोल उठा, क्यों? मैं नहीं जानता सावित्री, लेकिन तुम पकाकर दोगी तो मैं खाऊंगा नहीं, ये कह देना कठिन है। कठिन है? अच्छा, ये एक दिन देख लिया जाएगा। ओह, रखाल बाबू का तकिया धूप में डालना भूल गई, कहकर चल पड़ी। एक बात सुनती जाओ, कहकर सतीश एकाएक सामने की ओर झुक पड़ा और हाथ बढ़ाकर उसके आंचल का छोर उसने थाम लिया। अपनी आंखों से बिजली की वर्षा करती सावित्री बोली, छी, आ रही हूं, और झटके से आंचल छुड़ा लेने के बाद ओझल हो गई। अचानक मानो कोई एक कांड हो गया। उसका ये अकस्मात त्रास युक्त पलायन, ये दबे हुए कंठ की आ रही हूं की आवाज और इस आंख की बिजली ने वज्राग्नि की तरह सतीश की समस्त दुर्बुद्धि को एक ही पल में जलाकर राख बना डाला। कुत्सित लज्जा के धिक्कार से उसका सारा शरीर शूल से बिंधे हुए सांप की भांति मरोड़ मरोड़ कर उठने लगा। उसके मन में ये ख्याल आया कि इस जन्म में वह फिर सावित्री को अपना मुंह न दिखा सकेगा। किसी जरूरत से वह फिर आ न जाए, इस आशंका से वह उसी क्षण एक शाल खींचकर तूफान के वेग से बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियां बाकी ही थी कि उसी समय सतीश ने सावित्री के कंठ की आवाज फिर सुन ली। वह रसोई घर से दौड़कर चली आई थी और पुकार कर कह रही थी, खाना खाकर घूमने जाइए बाबू, वरना वापस आने में देर होने पर सब नष्ट हो जाएगा। मानो सुनाई ही नहीं पड़ा। इस भाव से सतीश बाहर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जिस समय सावित्री रसोई के बारे में पूछने के लिए गई, सतीश ने धीरे धीरे कहा, मन में कुछ ख्याल मत करना। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या ख्याल मन में ना लाऊंगी? सतीश सिर झुकाकर चुप हो रहा। मीठी हंसी हंसकर सावित्री ने कहा, अच्छा, जो कुछ भी हो, मेरे पास समय नहीं है। क्या रसोई बनेगी बताइए ना। मैं नहीं जानता, तुम्हारी जो इच्छा हो। अच्छा, कहकर सावित्री चली गई। उसने द्वितीय प्रश्न नहीं पूछा। 2 घंटे के बाद लौटकर बोली, कैसा कांड मचा रखा है बताइए तो, आज भी पादमेकम न गच्छामि ही रहेगा। सतीश फिर भी चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज चुके हैं। समय बीत जाने की खबर से सतीश रत्ती भर भी घबराहट न दिखाकर बोला, बच जाएं,
मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आलस्य में बेकार समय नष्ट करना सावित्री बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी। इसी कारण वह कुछ दिनों से भीतर ही भीतर कुपित असहिष्णु होती जा रही थी। जरा रूखे कंठ से उसने पूछा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ने जाना? सतीश भी स्वयं मन ही मन चिढ़ता जा रहा था। जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की तरफ देखकर सावित्री ये समझ गई और एक क्षण चुप रहकर अपने कंठ के स्वर को कोमल बनाकर बोली, लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब शायद औरतों का आंचल पकड़कर खींचातानी करना अच्छा लग रहा है। स्कूल जाइए, बेकार उपद्रव मत कीजिए। उसके तिरस्कार में यद्यपि हार्दिक स्नेह और एकांत कल्याण इच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, किंतु बातों के तरीके ने सतीश के सर्वांग में मानो केवांच पोत दिया। देखते देखते उसकी आंखें और चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, जो भी बात मुंह में आती है तुम वो कह डालती हो। आश्चर्य से सतीश स्तंभित हो गया। सावित्री उसको इस तरह भींद सकती है, इस बात का तो वह अपने मन में स्थान भी नहीं दे सकता था। कुछ देर तक एक ही दशा में बैठा रहकर वह हठात उठ खड़ा हुआ और किसी तरह स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने बाहर निकल गया। उस दिन उसका अपमान से आहत चित्त उसकी प्रवृत्तियों पर शासन करने लगा और वो जितना ही अपने अचिंतनीय अद्भुत व्यवहार का तात्पर्य खोजकर भी ना पा सका, उतना ही उसके मन में एक बात बार बार चक्कर काटने लगी। किस लिए उसने आंचल पकड़ लिया था? कौन सी बात उसको कहने की आवश्यकता पड़ी थी? और सावित्री इस तरह भागकर ना चली जाती तो वो क्या कहता, क्या करता? उसका अपदस्थ क्रुद्ध अंतःकरण निरंतर इस तिक्त प्रश्न को लेकर सावित्री से अधिक निष्ठुर भाव से उसे बींधने लगा। इसी प्रकार सारा दिन वह अपने ही हथियार से स्वयं छत विछत होकर संध्या समय गंगा जी के किनारे जाकर निर्जीव की भांति एक पत्थर पर बैठ गया। कल जिस समय सावित्री के सामने मन की दुर्बलता अचानक प्रकट हो जाने पर वह लज्जा के मारे मकान से लंबी सांस भरता हुआ भाग गया था, इस समय उस लज्जा में मानो कुछ मिठास मिली हुई थी, मानो आड़ में रहकर किसी ने उसमें भाग ले लिया था। लेकिन आज सावित्री के व्यंग्य वचन की आग से उस रस की अंतिम बूंद तक सूख गई और निसंग लज्जा बिल्कुल ही शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में बद्धमूल होकर बैठ गई। उस दिन उसके आत्मसम्मान ने केवल सिर झुका दिया था, आज वह उसके कंधे पर टूट पड़ा। फिर सबसे बढ़कर ये दुख चोट पहुंचाने लगा कि इस स्त्री से उसने इतने दिन जितने परिहास किए हैं उन सभी का आज एक गंदा अर्थ निकाला जाएगा। कल प्रातः काल तक सचमुच ही उसके परिहास में व्यंग के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं था। निर्जन माध्याह्न के इतने ही असमय के बाद उस बात को तो जबान पर लाने का भी अब मार्ग नहीं रहा। आसक्ति बहुत दिनों से छिपी हुई दशा में प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, ये बात तो सावित्री किसी तरह भी विश्वास न करेगी। वह कहेगी इसके मन में यही बात थी, लेकिन उसके मन में तो कुछ भी नहीं था। इस सत्य को समझाकर बता देने का सुअवसर उसको कब मिलेगा? वह अच्छा लड़का नहीं है, इसकी लज्जा भी उसको बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पाखंडी का अपवाद वह कैसे सहेगा? उसने मन ही मन कहा, यदि वह चोर है तो चोर की तरह सेंध काटते समय ही रंगे हाथों क्यों ना पकड़ लिया गया। सावित्री मानो मन ही मन हंसकर कहेगी, ये साधु जटा कमंडल पीठ पर लादे त्रिशूल से सेंध काट रहा था, पकड़ा गया है। इस अपवाद की कल्पना उसको जलाने लगी। इसी प्रकार बैठे रहने पर रात कितनी बीत गई इसको वह जान भी न सका। कब भाटा समाप्त होकर ज्वार का पानी उसके पैरों से टकराने लगा, कब कलकत्ता गैस की रोशनी से उज्जवल हो उठा, कब सिर के ऊपर काले आसमान में तारे झिलमिलाने लगे, इसका पता नहीं चला। जाड़े को कोप होने से जब उसको जाड़ा लगने लगा और उस पर चटकल की घड़ी में जब 12 बज गए, तब सतीश उठ पड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।
कुछ क्षण के लिए मानो वो अपनी काल्पनिक बातों को भूल गया था, लेकिन चलते चलते मकान की दूरी जितनी ही घटने लगी, उसका मन फिर उसी अनुपात से छोटा होने लगा। अंत में गली के मोड़ के पास आ जाने पर उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे किसी तरह वह मकान के दरवाजे के सामने आकर चुपचाप खड़ा रहा। कहीं भी कोई जाग रहा है ऐसा मालूम नहीं हुआ, और यद्यपि वो जानता था कि इतनी रात को सावित्री अवश्य ही अपने घर लौट गई होगी, तो भी दरवाजा खटखटाने पुकारने का साहस उसको नहीं हुआ। भय होने लगा कि कहीं वही आकर दरवाजा न खोल दे। ठीक उसी समय किवाड़ आप ही खुल गए। एक क्षण सतीश चुप रहा, फिर बोला, कौन, बिहारी? हाँ बाबू। सब खा चुके? जी हाँ। नौकरानी चली गई? जी हाँ, मुझे बैठे रहने को कहकर अभी चली गई। ये सुनकर सतीश मानो बच गया। खुश होकर उसको दरवाजा बंद करने को कहकर ऊपर चला गया। बिहारी आकर बोला, बाबू आपका खाना? खाना रहने दो बिहारी, मैं खाकर आया हूं। बिहारी ने कहा, आपके लिए पान और जल इस मेज पर रखा है। अच्छा, तू जाकर सो जा। बिहारी चला गया। सतीश बिछौने पर पड़कर सो गया। झगड़ा कर चुकने के बाद सावित्री का भी मन अच्छा नहीं था। सतीश की कटकती क्लेश देता रहा, इसलिए दिन में किसी समय एकांत में क्षमा याचना कर लेने की आशा में शाम हो गई। तब आशा आशंका के रूप में परिणित होने लगी। वह जानती थी कि इस कलकत्ता में विपिन के यहाँ जाने के सिवा सतीश के लिए और कोई स्थान नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं वह उस दल में सम्मिलित हो गया होगा। क्रमशः रात बढ़ने लगी, सतीश नहीं आया। वो और कहीं नहीं जा सकता है, ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आया। संदेह दृढ़ होकर जब विश्वास में परिणित हो उठा, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो उठा। वास्तव में उसको घृणा होने लगी कि क्षमा मांगने के लिए वह ऐसे आदमी की राह देख रही है। इस कारण बिहारी को बिठाने को कहकर सावित्री बड़ी रात को घर लौट गई। अपने घर जाकर वह बिस्तर पर लेट तो रही, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई। सारा शरीर बेचैनी से सवेरा होने की प्रतीक्षा में छटपटाने लगा। कमरे में रखी घड़ी में एक एक कर सब घंटे बज गए। जागती हुई वह सब सुन रही थी। प्रभात के लिए और प्रतीक्षा न कर सकने पर अंधेरा रहते ही वह कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोने के पश्चात चल पड़ी। रास्ते में उस समय मारवाड़ी स्त्रियां गाते गाते गंगा स्नान करने जा रही थीं। सावित्री ने कहा, गंगा मैया जाकर सब अच्छा ही देखूं। उसके दोनों होठ कांपने लगे, आंसू से दोनों आंखें भर गईं, और इस कल्पित आशंका से अपने संपूर्ण मन को भर वह राह में तेज कदम से चलते चलते हजारों बार मन ही मन उच्चारण करने लगी, सकुशल रहें, जो ही मन हो करें, लेकिन अच्छे रहें। मकान पर पहुंचने पर पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाजा खोलने के साथ ही कहा, सतीश बाबू बड़ी रात को आए और मालूम नहीं कहां से खाना खा कर आए। ये खबर पहले देने की जरूरत है, ये बात उस बूढ़े से छिपी नहीं थी। सावित्री ऊपर जा रही थी, ठिठक कर खड़ी हो गई। बहुओं को सिकोड़कर उसने कहा, शायद बाबू ने खाया नहीं। नहीं, उनका खाना तो ढका हुआ रखा है। सावित्री हूं कहकर ऊपर चली गई। उसका दुश्चिंता से ग्रस्त मन निर्भय होने के साथ फिर ईर्ष्या से जल उठा। प्रातः दिन चढ़ आने पर जब सतीश की नींद टूटी, ठीक उस समय सावित्री आ खड़ी हुई। उसके मुंह की तरफ देख लेने के साथ ही सतीश ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सावित्री ने कहा, क्या रसोई बनेगी, ये जान लेने के लिए आई हूं। सतीश ने किसी और बिना देखे कहा, रोज जो बनती है वही बनने दो। अच्छा कहकर सावित्री जाने को तैयार होकर फिर खड़ी हो गई। बोली, लिखने पढ़ने की तरह बाबू को क्या खाना पीना भी अब अच्छा नहीं लगता? सतीश ने धीरे से कहा, मैं खा आया था। उसने डर से झूठी बात कह दी,
लेकिन कहाँ इस बात को भी सावित्री ने घृणा के कारण नहीं पूछा। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आज 2 दिन से आप भागते हुए घूम रहे हैं, किस बात के डर से? सुनूं तो? मेरे कारण अगर असुविधा होती हो तो आप जवाब दे सकते हैं। सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, तुम्हारा अपराध क्या है? इसके अलावा मैं तो जवाब देने का मालिक भी नहीं हूं। ये बासा तो केवल मेरा अकेले का नहीं है। सावित्री ने कहा, अकेले का होता तो शायद जवाब दे देते। अच्छा, मैं तो खुद ही चली जा रही हूं। सतीश चुप ही रहा। ये देखकर सावित्री मन ही मन और भी जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप खुश होते हैं? आपके पैरों पर गिरती हूँ सतीश बाबू, हाँ या नहीं एक जवाब दीजिए। फिर भी सतीश चुप ही रहा। सावित्री इस बासे पर अपना कितना हक रखती है, इस बात को वो जानता था, और इस प्रकार उसके चले जाने से कोई भी बात छिपी न रहेगी, तब सभी बातें एक मुंह से दूसरे मुंह में बढ़ते बढ़ते कैसे घृणित आकृति धारण कर लेंगी, इसका निश्चित अनुमान करके वह डर गया। क्षण भर चुप रहकर उसने मीठे स्वर से कहा, मुझे क्षमा करो सावित्री, जब तक मैं यहाँ हूँ कम से कम तब तक तो कभी मत जाओ। कोई दूसरा समय होता तो वह तुरंत क्षमा कर देती, लेकिन सतीश के संबंध में वह शायद एक निराधार संदेह का मन ही मन पोषण कर रही थी। इसलिए इस मृदु कंठ को कपटाचारण समझकर वह निर्दयी हो उठी और उसके ही गले को अनुकरण करके वह उसी क्षण बोल उठी, आप इतना आडंबर करके क्षमा मांगकर साधु बनने जा रहे हैं, किस लिए? मुझ जैसी नीच स्त्री का आंचल पकड़कर ऐसा क्या आपने नया काम किया है कि लज्जा से बिल्कुल ही मरे जा रहे हैं? इससे अच्छा ये है कि आप अपने घर चले जाइए, लिखना पढ़ना आपका काम नहीं है। जो सतीश अपने उग्र स्वभाव के कारण किसी की भी परवाह नहीं करता था, बातों को सह लेना जिसका स्वभाव नहीं था, वह इस समय इतने बड़े अपमान की बात से चुप हो रहा। उसका अपराधी मन भारी बोझ से दबे हुए बोझ ढोने वाले पशु की तरह इस प्रकार निरुपाय दशा में राह में संकोच से पड़ा हुआ था कि सावित्री के इस बार के निष्ठुर आघात से भी वह किसी तरह अपना मस्तक ऊपर उठाकर खड़ा ना हो सका। किंतु सावित्री भी चौंक उठी। उसकी स्पर्धा क्रोध को भी पार कर गई। ये बात उसके अपने कानों में भी जा लगी। बड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गई। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 2, कथावाचक निधि सहगल।